डियर स्टूडेंट्स, मैं सी एस शर्मा फिजिक्स फैकल्टी। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10th फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज़ एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब ये एक टाइप की एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। वैसी ही एक एनर्जी है जो किसके साथ एसोसिएट होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस के साथ में एसोसिएट होती है। मतलब किसी भी बॉडीज़ में अगर चार्ज फ्लो करता है तो ये एनर्जी पिक्चर में आती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस के बारे में पता होने के बाद ही अपन पता कर सकते हैं कि चार्ज किस तरीके से फ़्लो करता है, कहाँ कहाँ फ़्लो करता है और ये एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अपन को पता चल गई कि एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए अपन पढ़ते हैं द एक्सप्रेस्ड वैल्यू। मतलब इसकी वैल्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिफाइंड एज द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट से जितनी चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जो उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि फ्लो ऑफ चार्जेस का जो रेट होता है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। अपन बात करते हैं इफ़ क्यू चार्ज मतलब चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्यू। तो अपन ने क्यू चार्ज फ्लो करवाया इन टाइम टी, किसी भी टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। देन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा तो वो कितना होगा, टी टाइम में फ्लो कर रहा है क्यू, तो यूनिट टाइम में करेगा क्यू बाई टी। तो यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी, विच इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से। देन आई का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास में, क्यू बाई टी। मतलब आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी अपना फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ पे आई इलेक्ट्रिसिटी या करंट है, क्यू चार्ज फ्लो है किसी भी कंडक्टर से या किसी भी वायर से फ्लो होने वाला चार्ज, और टी वो टाइम है जो उस चार्ज ने फ्लो होने में लिया है। इस तरीके से अपन इस चीज़ को बता सकते हैं। देखो, वेयर आई इज़ द इलेक्ट्रिसिटी और करंट, क्यू चार्ज फ्लो, टी टाइम। अब अपन बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। जो एसआई यूनिट होती है, यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट और सिंपल यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे दी जाती है। जैसे एम्पियर एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कवरी की, रिसर्च किया, तो उसके नेम पे अपन बात करते हैं कि उसकी एसआई यूनिट दे दी गई एम्पियर। और बेसिकली अगर उसकी सिंपल यूनिट के बारे में बात की जाए तो आई इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू मतलब चार्ज की यूनिट होती है कूलम डिवाइडेड बाई सेकेंड। मतलब इसकी यूनिट दूसरी हो सकती है कूलम पर सेकेंड। कूलम चार्ज की ऐसा यूनिट है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात करें, स्मॉलर यूनिट्स के बारे में बात करें तो वो आएगी मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, पिको का मतलब होता है 10⁻12। ये चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। जनरली अपने पास में माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम में आती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपन ने अभी देखा कि आई का फॉर्मूला आया था क्यू बाई टी। वहाँ पे क्यू था चार्ज फ्लो और टी था टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम। अगर मुझे चार्ज फ्लो निकालना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी था तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी। Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी, जहाँ पे अपन को चार्ज निकलेगा जो चार्ज फ्लो हुआ है। यहाँ पे I को हमेशा एम्पियर में रखना है और टाइम को हमेशा सेकंड में रखना है।
कई बार अपन को बोलेगा कि टाइम 2 आवर दिए गए हैं, 30 मिनट दी गई है, करंट जो है 10 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर 10 माइक्रो एम्पियर दी गई है। तो उस चीज़ में अपन को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि हमेशा करंट को एम्पियर में रखना है और टाइम को हमेशा सेकंड के अंदर ही रखना है। इसी के बेसिस पे अपन काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर, चाहे से कोई भी एक मैटर दिया गया है, कोई भी एक सब्सटेंस है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल कोई भी मैटर है जिसके अंदर की वो प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर चार्ज। अगर मान लो कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दूसरे सब्सटेंस जिसमें वैसी ही प्रॉपर्टी है, ये उसको या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या अपने से रिपेल कर सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं चार्ज। एंड द पार्टिकल, और वो पार्टिकल जो इस प्रॉपर्टी को रखता है विच इज़ नोन है चार्ज पार्टिकल, और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। बेसिकली अपने बीच में एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि चार्ज और चार्ज पार्टिकल क्या है। चार्ज और चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि एक सब्सटेंस है, अपने पास में एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस अगर कोई प्रॉपर्टी रख रहा है तो वो प्रॉपर्टी तो जो है वो चार्ज है, और वो जो खुद सब्सटेंस है उसको अपन बोलेंगे चार्ज पार्टिकल। इस तरीके से अपन इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पार्टिकल चार्ज होगा कैसे या चार्ज कैसे आता है। ए पार्टिकल बिकम्स चार्ज ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कोई सब्सटेंस है, कोई भी एक एटम है, उससे अपन चार्ज रिमूव कर सकते हैं या चार्ज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब उससे अपन चार्ज रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, उस कंडीशन में ही वो चार्ज हो सकता है। जैसा अपन जानते हैं कि चार्ज जो है बेसिकली एक एटम जो है उसमें 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ऐसा अपन 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर ऑर्बिट में होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, कोई भी एक एटम जो होता है वो नेगेटिव स्टेट में न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है, इसलिए उसको अपन ने बाहर रिमूव या उसमें इंक्रीज या डिक्रीज़ नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपन इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी एक एटम स्टेबिलिटी गेट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन या रिमूव करता है, उस कंडीशन में वो एटम चार्ज्ड हो जाता है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? चार्ज बता सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। चार्जेस आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड है नेगेटिव चार्ज। देखो अभी अपन बात करें कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मान लो दो इनिशियली किसी भी एक एटम में 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, तब वो कैसा था? न्यूट्रल था। अगर मान लो इसमें से मैंने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, उस कंडीशन में 10 प्रोटॉन बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ 10 तो पॉजिटिव सब्सटेंस है और 9 नेगेटिव सब्सटेंस है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया जिसकी वैल्यू हुई +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज। प्लस का मतलब वो पॉजिटिव वाला डोमिनेंट हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से रिमूव हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज उसमें आ चुका है। अगर मान लो अपन किसी भी कंडीशन में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो देते हैं, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो इनिशियली 10 थे, इलेक्ट्रॉन भी 10 थे। अब प्रोटॉन तो 10 ही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 हो गए। तो यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव 10 है जबकि नेगेटिव जो है वो 11 है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन कर रहा है? नेगेटिव वाला डोमिनेंट कर रहा है। तो चार्ज कैसा आ गया? -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को तो क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोमिनेंट कर गया।
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उस एटम पे या उस सब्सटेंस पे कितना -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जब डिफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है, उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन का जब इंक्रीज होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, उस कंडीशन में उस सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरीके से अपन इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन। इफ़ ए सब्सटेंस डोनेट electrons, then the number of electrons present in the substance will be less than the number of protons, so it becomes positively charged। मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहाँ पे हमेशा कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स, इफ़ ए सब्सटेंस गेन सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर सब्सटेंस, अगर कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करने लग गया, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो बेसिकली अपन किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होता है तब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बनता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो नेगेटिवली चार्ज। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है। एक प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर का चार्ज होता है, और इसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका मास होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg। ये इस चीज़ के बारे में बात की गई है। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ से अपन दो कंक्लूजन्स निकालेंगे। पहला, चार्ज के बारे में, प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। पहली चीज़, मैग्नीट्यूड मतलब अपन उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर किसी एटम के पास में 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो वो आपस में कैंसिल आउट करके वो एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर अपन एक चीज़ जानते हैं, प्रोटॉन कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही कम या ज़्यादा होते हैं। तो उस बेसिस पे अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो डोमिनेट कौन करेगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अगर गेन होंगे तो डोमिनेट कौन करेगा, नेगेटिव। उसी की बेसिस पे अपन क्या निकाल सकते हैं कि एटम का या उस सब्सटेंस का नेचर क्या होगा। पहली चीज़ हुई चार्ज के बारे में। दूसरी आई मास के बारे में। मास जो है वो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग सेम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो अपन किसी भी सब्सटेंस पे जो मास काउंट करेंगे वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही करेंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। आगे अगर अपन बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, अब अपन बात करते हैं चार्ज के बारे में। बात की अपन ने, चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में बात की। उसके बाद में अपन बात करते हैं चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। देखो सबसे पहले, चार्जेस ऑफ सेम नेचर रिपेल ईच अदर। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, मान लो दो चार्ज हैं, दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं, पहला वाला और दूसरा वाला या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो उस कंडीशन में वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड
द चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, अपोजिट नेचर के हैं, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर देखें, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 आना है, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना है, ग्रेटर देन 0 आना है। तो उस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अपन अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दें और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वहाँ दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का होगा। और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। तो अगर वो लेस देन 0 होगा तो उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई एक चार्ज्ड बॉडी है, उसके पास में अगर एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। लेकिन वो जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन ये चीज़ कई बार पूछी जाती है कि एक चार्ज्ड बॉडी क्या न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे को या न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन समझें कि अगर मेरे पास दो चार्जेज है Q1 एंड Q2 आर इक्वल्स टू +5 कूलम, कूलम जो होती है वो चार्ज की यूनिट होती है, एंड -2 कूलम। दो बॉडीज़ हैं, उनके पहले पे चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू +5 कूलम है, दूसरी बॉडी पे चार्ज Q2 है जिसकी वैल्यू -2 कूलम है रेस्पेक्टिवली ऑन द सिस्टम। देन फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। उस सिस्टम पे अपन को टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्टली उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे। एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम होना, मतलब जो प्लस का उसको प्लस का रखेंगे, जो माइनस का उसको माइनस का रखेंगे। तो +5 -2 कूलम, मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 कूलम अपने पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑन द चार्ज। मतलब किसी बॉडी पे अगर मान लो ये सब बोला गया 5 कूलम का चार्ज है, तो अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो भी वो 5 कूलम ही रहेगा। अगर वो बॉडी जो है वेलोसिटी में है, मोशन में है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी 5 कूलम ही रहेगा। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो भी वो 5 कूलम ही रहेगा, मोशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका बाहर के एनवायरनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बाहर के एनवायरनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो ही आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उस सिस्टम के बाहर के सब्सटेंसेस है ना तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि मान लो दो बॉडीज़ अपने को दी गई है, जैसा इस एग्जांपल में बताया गया है अपने पास में, जैसा इस एग्जांपल में बताया गया है कि अपने पास में दो बॉडीज़ हैं। पहले वाली बॉडी पे चार्ज है प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से डोनेट कर दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, दूसरी बॉडी के पास जाएगा, तो वहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज जो Q आएगा वो आ जाएगा प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 0। मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर टोटल चार्ज उस सिस्टम पे कितना है, 0 है। चाहे अपन अगर 2 इलेक्ट्रॉन से रिमूव करते हैं तो पहली बॉडी पे प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरी बॉडी में माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा, 0। मतलब हमेशा सिस्टम पे चार्ज कितना रहना है, 0 रहना है। इस चीज़ को अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है यूनिट की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में। इस चीज़ को भी अपन समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए अपन बात करते हैं कि एटम किस तरीके से बना हुआ रहता है। एक एटम के बारे में तुम लोग जानते हो कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर
उसके बाहर क्या बने हुए रहते हैं, ऑर्बिट्स बने हुए रहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं। यहाँ पर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं। अब अपन क्या करें, मान लेते हैं इनिशियली इसमें 10 प्रोटॉन हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब अपन क्या करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। तो प्रोटॉन कितने हो गए 10 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज आ गया, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया। अगर मान लो मैंने इसको दो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर दिए तो यहाँ पे कितना आ गया 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज हो गया। अगर मान लो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स ही रह गए। तो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया। अगर मान लो मैंने यहाँ से n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, Q बराबर आ जाएगा प्लस का Ne। n क्या है, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने इससे रिमूव किए हैं वो ये हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि अपन किसी भी बॉडी से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अपन इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कभी भी उस सिस्टम से अपन 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं निकाल सकते। जब इलेक्ट्रॉन अपन उस सिस्टम से रिमूव करते हैं तो वो कैसा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे के बारे में कि अगर मान लो उस सिस्टम को अपन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को प्रोवाइड करवाया, पहले 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 10 प्रोटॉन तो है ही हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होने लग गया तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया। अगर मान लो मैंने इसको एक और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया। अगर मान लो मैंने इसको n इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए तो यहाँ पे चार्ज आ गया माइनस का Ne। माइनस साइन किसको बता रहा है कि अपन ने इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम को प्रोवाइड करवाए हैं। प्लस साइन किसको बताता है, अपन ने उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। इस चीज़ को बताने वाली ये सिस्टम्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ अपन को पता करना ज़रूरी है। अब अपन इस चीज़ को पढ़ के देखते हैं। चार्ज ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी अपन ने देखा कि Q इज इक्वल्स टू हो सकता है प्लस माइनस Ne। प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा वो चीज़ पता चल गई। n क्या है, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो या तो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब या तो उससे लॉस किए जाते हैं या उसको गेन किए जाते हैं। और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। तो यहाँ पे अपने पास में फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल्स टू Ne। n क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, या तो उससे रिमूव किए गए हैं या उसको प्रोवाइड किए गए हैं। दिस इज़ E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। इतना ही आज पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन कल इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद में आगे की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। खड़े हो।